Dream Edu Point. Develop a passion for learning. हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज अपने बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजी तो विज्ञान की पहली शाखा है के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली शाखा है अपने बायोलॉजी, जिसको अपने हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान तो पहली शाखा के बारे में अपने अध्ययन कर रहे हैं। तो पहली शाखा अपने बात कर रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी की हिंदी में अपने जीव विज्ञान कर रहे हैं। जो बायोलॉजी जो इंग्लिश का शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ये अपने को ध्यान रखना है। उसके बाद जो बायोलॉजी जो शब्द मिलकर बना है, बायोलॉजी जो शब्द मिलकर बना है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो प्लस लॉजी, बायोलॉजी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो होती है बायोस से, और लॉजी का मतलब हमेशा होता है टू स्टडी, के बारे में अध्ययन करना। अब बायो को अपने क्या बोलेंगे, अपने ये कह सकते हैं लिविंग या लाइफ, लिविंग या लाइफ। और स्टडी का मतलब अपने जानते हैं के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना, के बारे में अध्ययन करना। अब किसके बारे में अध्ययन करना, जो लॉजी के आगे लिखा हुआ है। तो लॉजी के आगे क्या लिखा हुआ है, बायो मतलब लिविंग यानी सजीव या जिसमें जीवन हो, उसके बारे में, सजीव प्राणियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। तो अभी अपने बायोलॉजी साइंस की पहली शाखा पढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो शब्द की उत्पत्ति होती है बायो शब्द से, बायोस। लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी, टू स्टडी का मतलब होता है के बारे में अध्ययन करना, और बायोस का मतलब होता है लिविंग या लाइफ, यानी सजीव या जीवन के बारे में अध्ययन करना। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सजीव क्या होता है, यानी ऐसे प्राणी जिसके अंदर पाचन हो, श्वसन हो, उत्सर्जन हो, ग्रोथ हो, न्यूट्रिशन की क्रिया हो, तो वो सारे किसके अंदर आते हैं, सजीव के अंदर आते हैं। तो ये बात अपने बात करेंगे। अब अपने बात करते हैं कि बायोलॉजी जो टर्म है, बायोलॉजी टर्म का, बायोलॉजी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था, बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो दो वैज्ञानिक थे। उसका नाम है लेमार्क और ट्रेविनियस। लेमार्क और ट्रेविनियस, ये अपने को याद रखना है। पहली बात मैंने क्या बताई कि बायोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। बायोलॉजी कौन से दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो शब्द की उत्पत्ति किन से हुई है, बायोस शब्द से। लॉजी का मतलब हमेशा होता है टू स्टडी। जैसे लॉजी टर्म जब भी आपको मिले तो लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। जैसे अपने बात करते हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, हिपेटोलॉजी या अपने न्यूरोलॉजी। और लॉजी के आगे अगर बाई चांस अपने IST लगा देते हैं तो वो उस शाखा का एक स्पेशलिस्ट माना जाता है। जैसे विज्ञान के अंदर जो स्पेशलिस्ट होता है उसको साइंटिस्ट, दिमाग का डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट, हिपेटोलॉजिस्ट। तो ये चीज़ें चलती रहती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी अपने पढ़ा कि बायोलॉजी का मतलब होता है सजीव प्राणियों के बारे में अध्ययन करना, और बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, लेमार्क और ट्रेविनियस ने। लेमार्क और ट्रेविनियस ने। अब चलते हैं बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में अपने जानते हैं कि बायोलॉजी की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो अब अपने चलते हैं बायोलॉजी की शाखाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, बायोलॉजी की मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि बायोलॉजी की मुख्यतः दो शाखाएं होती है। एक तो जूलॉजी होती है, जूलॉजी एक पहली शाखा कौन सी है,
जूलॉजी, और दूसरी जो शाखा होती है इसकी मुख्य शाखा वो होती है बॉटनी। जूलॉजी को अपने हिंदी में कहते हैं प्राणी विज्ञान या प्राणी शास्त्र या जंतु विज्ञान। प्राणी विज्ञान या जंतु विज्ञान। और बात करें बॉटनी की तो बॉटनी को अपने कहते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति। तो पहले अपने बात करते हैं बायोलॉजी की पहली जो शाखा है वो होती है जूलॉजी, जिसको अपने हिंदी में क्या बोला है, जंतु या प्राणी विज्ञान। तो इसके बारे में अपने बात करते हैं। अब जूलॉजी की अगर अपने बात करें तो जूलॉजी भी क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी। जू प्लस लॉजी। जू का मतलब होता है एनिमल्स और लॉजी का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया है, टू स्टडी। तो टू स्टडी का मतलब होता है के बारे में अध्ययन करना। एनिमल्स का मतलब होता है जानवर या प्राणियों के बारे में अध्ययन करना, जानवरों के बारे में अध्ययन करना। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर जानवरों या प्राणियों के बारे में अध्ययन करना वो क्या कहलाता है, जूलॉजी कहलाता है। अभी अपने बात करते हैं आगे कि जो फादर ऑफ जूलॉजी है, कि जूलॉजी के जो जनक है, जूलॉजी के जो जनक है वो किसको माना जाता है, तो लगभग सभी को पता है, वो अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु, जिसको इंग्लिश में लिखा होता है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये वही हैं जो सिकंदर महान के गुरु थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जूलॉजी के जो जनक है वो क्या है, अरस्तु। अब किसी भी शाखा के जनक है इसका मतलब इन्होंने कोई न कोई महान कार्य किया है। जैसे फादर की संज्ञा दी गई है, पितामह की संज्ञा दी गई है, इसका मतलब कोई न कोई इनके पीछे रीज़न है कि इन्होंने कोई न कोई महान कार्य किया है। तो इनको जनक क्यों माना गया, तो इन्होंने ऐसा क्या कार्य किया था, तो इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया था जिसके कारण इनको फादर ऑफ जूलॉजी की संज्ञा दी गई। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 500 जानवरों के, 500 एनिमल्स के वैज्ञानिक नाम दिए। 500 जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए। इन्होंने क्या किया, 500 जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए। इसी महान कार्य के लिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ जूलॉजी। अब ये जो 500 जानवरों के जो वैज्ञानिक नाम दिए थे, इनका वर्णन, इनकी एक पुस्तक है जिसके अंदर इसका वर्णन मिलता है। पुस्तक किसकी है, अरस्तु की। उस पुस्तक का नाम है द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। उस पुस्तक का क्या नाम है, द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। जैसे एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, ठीक है, जानवरों का अध्ययन किया जाए वो क्या होती है, जूलॉजी। तो अपने जूलॉजी के अंतर्गत इतनी बातें ध्यान रखनी है कि जूलॉजी के जनक कौन हैं, ठीक है। जूलॉजी के जैसे मैंने जनक बताया कि अरस्तु है, ठीक है। अब जनक क्यों माना गया, क्योंकि इन्होंने 500 जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। और कौन सी पुस्तक में दिए थे, तो उस पुस्तक का नाम था द हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया। अब चलते हैं अपने दूसरी शाखा पे। अब दूसरी शाखा जो इसकी अपने पढ़ेंगे वो है बॉटनी। बॉटनी या जिसको अपने कहेंगे वनस्पति विज्ञान। तो प्रिय विद्यार्थियों, अपने दूसरी शाखा की बात कर रहे हैं बायोलॉजी के अंदर, बॉटनी, जिसको अपने क्या कहते हैं, वनस्पति विज्ञान। जिसे नाम से ही पता चल रहा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पादपों के बारे में अध्ययन करना या वनस्पतियों के बारे में अध्ययन करना, उनके आकार की, उनकी संरचना के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। तो जिस नाम से ही पता चल रहा है कि बॉटनी यानी जिसको वनस्पति विज्ञान कहते हैं, प्लांट्स के बारे में या वनस्पति के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फादर ऑफ बॉटनी कौन है। फादर ऑफ
बॉटनी, या अपने ये कहें कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं। तो वनस्पति विज्ञान के जनक की बात करें तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक माने जाते हैं वो माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेस्टस को। अब कहने का मतलब इनको वनस्पति विज्ञान का जनक माना गया है। ये क्या है? वनस्पति विज्ञान के जनक है। तो जनक है, फादर की संज्ञा दी गई है, इसका मतलब इन्होंने कोई न कोई महान कार्य किया होगा। तो इनका महान कार्य क्या था? जैसे जूलॉजी के बारे में अपने बात की थी, तो अरस्तु ने क्या किया था? 500 जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। इसी प्रकार इन्होंने क्या किया था? 500 पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। 500 पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। यानी इनको जनक क्यों नाम दिया गया? जनक क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने क्या महान कार्य किया था? 500 पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। अब इन 500 पादपों के वैज्ञानिक नाम का जो वर्णन मिलता है वो इनकी एक पुस्तक है, किताब है, जिनका नाम है द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपने पढ़ रहे हैं वनस्पति विज्ञान, नाम से पता चल रहा है पादपों के आकार संरचना के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। इसका जनक जो है थियोफ्रेस्टस है। थियोफ्रेस्टस को जनक क्यों माना गया? क्या महान कार्य किया था? क्योंकि इन्होंने 500 पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए, और इन 500 पादपों के वैज्ञानिक नामों का जो वर्णन मिलता है वो कि कौन सी पुस्तक में मिलता है? द हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेरम। जैसे प्लांट से पता चल रहा है कि ये किससे संबंधित है? वनस्पति या पादपों से। एक तरफ तो आगे अरस्तु, और एक तरफ अपने बात करें तो दूसरा वैज्ञानिक का नाम आया अपने पास थियोफ्रेस्टस। अब ये जो है वो तो अपने कौन सी शाखा के जनक हैं? जूलॉजी के। और ये जो हैं वो हैं बॉटनी के। ये जो किसके जनक हैं? बॉटनी के। अब क्या है कि अब अपने पास क्वेश्चन ये बनता है कि आल और बायोलॉजी का जनक किसे माना गया है और क्यों माना गया है? क्योंकि बात आती है क्योंकि अरस्तु को जनक माना गया, तो अरस्तु को जनक माना गया, इसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों इन्होंने क्या किया था? जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। जबकि इन्होंने क्या किया था? पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। इन्होंने जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए थे, इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। अब कहने का मतलब ये है क्योंकि कोई भी जानवर है, कोई भी प्राणी है, अपने को पता है प्रत्येक छोटे से लेके बड़े जीव की बात करें तो उनके अंदर बहुत सारे वैरायटीज़ पाई जाती है, बहुत अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं। क्योंकि उनकी जो उपज है, उनका जो निर्माण है वो क्या होता है? लैंगिक जनन के कारण होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण। क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें अपने को पता है मेल और फीमेल दोनों का फ्यूज़न होता है, दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं। तो इनके कारण क्या है कि प्रत्येक जीव के अंदर अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं, अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं। जैसे मैं ये कहूँ कि अपने पास एक ही क्लास में 5 बच्चे बैठे हैं तो उन 5 बच्चों के सोचने और समझने का तरीका अलग अलग है, बात करने का, बोलने का और व्यवहार करने का। इसी प्रकार से अगर पादप की बात करें, छोटे से लेकर बड़े पादप को देखें तो उनके जो गुणधर्म हैं वो लगभग समान गुणधर्म होते हैं। उनके जो गुणधर्म होते हैं समान गुणधर्म होते हैं। क्योंकि उसका रीज़न क्यों होता है? क्योंकि वो अलैंगिक जनन के कारण। क्योंकि अलैंगिक जनन के अंदर एक ही या तो मेल होगा या फीमेल होगा, दोनों में से एक ही भाग लेता है। तो उसमें क्या है कि समान गुणधर्म पाए जाते हैं, एक जैसे गुणधर्म पाए जाते हैं। अभी प्रिय विद्यार्थियों अपने बात कर रहे थे जूलॉजी का जनक माना गया अरस्तु को, जबकि वनस्पति विज्ञान का या बॉटनी का जनक माना गया थियोफ्रेस्टस को। अरस्तु को जनक क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने जानवरों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। जबकि थियोफ्रेस्टस को जनक क्यों माना गया? क्योंकि इन्होंने पादपों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। जब बात आती है जानवरों की कि अपने ये पता है कि प्रत्येक जीव के अंदर अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे रीज़न क्या है? लैंगिक जनन। और प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े पादप को देखें तो उनमें समान गुणधर्म पाए जाते हैं, एक जैसी वैरायटी पाई जाती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? लैंगिक जनन। अब बात आ गई जब इन दोनों वैज्ञानिकों की अपनी बात करें
जब इन दोनों वैज्ञानिकों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया, अरस्तु और थियोफ्रेस्टस का, तो सबसे कठिन कार्य किसका था कि एक तो जानवरों का व्यवहार के बारे में अध्ययन करना और एक अपने पादपों के बारे में अध्ययन करना। क्योंकि मैंने अभी बताया कि पादपों में तो लगभग समान गुणधर्म पाए जाते हैं, छोटे से लगे बड़े, परंतु प्रत्येक जीव के अंदर अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं, तो उनके गुणधर्मों का अध्ययन करना काफ़ी कठिन था। तो अपने बात कर रहे थे कि एक तो जानवरों का अध्ययन करना और एक पादपों का अध्ययन करना। तो दोनों में से अध्ययन की बात करें तो अरस्तु ने तो जानवरों पे अध्ययन किया था, थियोफ्रेस्टस ने पादपों में। जब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो सबसे जो कठिन कार्य था वो आपको पता चल गया हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुणधर्म अलग अलग किसके हैं, जानवरों का। तो सबसे कठिन कार्य था वो जानवरों के गुणधर्मों को जानना था, और जानवरों पे अध्ययन किसने किया था, तो वो था अरस्तु। तो सबसे कठिन कार्य किसका था, अरस्तु को। सबसे कठिन कार्य किसका था, अरस्तु का। तो ऑल ओवर अगर बात करें बायोलॉजी, ऑल ओवर बायोलॉजी के फादर की बात करें या बायोलॉजी के जनक की, फादर ऑफ बायोलॉजी की बात करें अपने, तो कौन है, अरस्तु। तो कौन है, अरस्तु। ये चीज़ अपने को ध्यान रखना। इंग्लिश में अपने क्या लिखते हैं इसको, एरिस्टोटल। तो प्रिय विद्यार्थियों, अभी अपने पढ़ा कि जूलॉजी के जनक जो माना गया है वो अरस्तु को माना गया है, और थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक माना गया है। अब आपके माइंड में चल रहा होगा कि ऑल ओवर बायोलॉजी का जनक है वो अरस्तु को क्यों माना गया है। उसके पीछे में रीज़न क्या बताया गया था कि जब दोनों वैज्ञानिकों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया गया तो सबसे जो कठिन कार्य था, क्योंकि लैंगिक जन के कारण यानी प्रत्येक जीव के अंदर अलग अलग गुणधर्म पाए जाते हैं, तो उन पे रिसर्च करना या उनके व्यवहार को जानना, उनके आकार की या संरचना को समझना बहुत टफ कार्य था। तो सबसे कठिन कार्य जो किया था अरस्तु ने किया था। इसलिए फादर ऑफ बायोलॉजी का जनक जो माना गया है वो अरस्तु को माना गया है। तो इसी प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, ये था बायोलॉजी का बेसिक, और इसके बाद अपने नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो अपने बायोलॉजी से ही स्टार्ट करेंगे, बायोलॉजी के पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स।